It was really pathetic and disappointing as well. वहाँ जाओ, ज़रूर जाओ, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं सॉरी टू से बट हाइप तो बनाई हुई है कि as promised that I will share my campus placement experience after June 2025 examination. So here we are. If you are a CMA student and wondering what really happened in campus placement, well, let me share you my personal experience at campus placement, which is real and unfiltered. So hi everyone, this is CM Drupti Goshreshth and welcome to Drupti Talks. Today in this video, I will be sharing my journey through the campus placement, what went right, what went wrong, and how you can learn from it so that you can land your dream job. सो लेट्स गेट स्टार्ट। शुरू से अगर स्टार्ट करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, पहले ये जान लेते हैं। सो व्हेन यू क्वालिफाई योर CMA, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कैंपस प्लेसमेंट में बैठ सकते हो, ऑब्वियसली आफ्टर सम रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। एंड फिर आपको एक 11 to 12 डेज का एक PPOP सेशन अटेंड करना पड़ता है, विच इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल जो भी कैंपस प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर करते हैं। उस 11 से 12 दिन के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग फैकल्टीज़ आएंगी, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ पे आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको इंडस्ट्री के लिए रेडी करने के लिए, आपको अलग अलग स्किल सिखाने के लिए। एंड ऑल्सो आप इतने सारे लोगों से मिलते हो वहाँ पे जो कि आपके फेलो जो CMAs होते हैं, उनसे आपको मिलने का मौका मिलता है, नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा वो अब तक का CMA जर्नी का सबसे बेस्टेस्ट एक्सपीरियंस था, बिकॉज आई मेक रियल कनेक्शन देयर एंड आई मेक न्यू फ्रेंड्स देयर जो कि मेरे साथ अभी तक है एंड लाइफ टाइम रहने वाले हैं। सो दैट वॉज फैंटेस्टिक। मतलब वो 11-12 दिन तो ना आपको आपके बचपन में जो स्कूल डेज होते हैं ना या कॉलेज डेज होते हैं उनकी याद दिला देते हैं। एंड जब हम CMA में होते हैं, कॉलेज डेज तो क्या होते हैं वो हमने देखे भी नहीं होते, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, उसका बहुत फ़ायदा उठाना होता है कि मतलब वहाँ पे आप सबसे बात करो, इतने अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से लोग आए होते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग लोग होते हैं, उनसे नेटवर्किंग करो, आपको इतने नए नए स्किल्स सीखने के मिलते हैं। उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाता है, फिर एक थोड़ा सा टाइम गैप मिलता है, उसके बाद स्टार्ट होता है 3 दिन का कैंपस प्लेसमेंट का ड्राइव, जिसमें फर्स्ट डे पे PSUs वगैरह आती हैं, सेकेंड डे पे उससे थोड़ी लोअर कंपनीज आती हैं, एंड थर्ड डे पे उससे कम पैकेजेस वाली कंपनी आती हैं। ये 3 दिन का कैंपस प्लेसमेंट का शेड्यूल होता है। शॉर्टलिस्टिंग होती है। शॉर्टलिस्टिंग आपको कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट होने से पहले ही आने लग जाती है, आपको मेल के थ्रू एंड वेबसाइट पे भी वो अपडेट हो जाती है। तो अगर आप अब शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो कैसा है, जो मैंने नोटिस किया है कि जो AIRs होते हैं ना, उनको शॉर्टलिस्टिंग बहुत कंपनीज में मिलती है, ठीक है। तो AIRs की शॉर्टलिस्टिंग ऑलमोस्ट बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज से एंड कंपनीज प्रेफर करती है। हर कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया है, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को लेती है, लाइक वो वेदांता शॉर्टलिस्ट करता है फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स को एंड AIRs को, है ना। एंड हर कंपनी का अलग अलग है, कोई सिर्फ बोथ ग्रुप वालों को लेती है, उन्हें मतलब नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया या सेकेंड अटेम्प्ट में दिया, उनको ये है कि वो बोथ ग्रुप को लेंगे। किसी के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ हो, किसी कोई अप टू 3 अटेम्प्ट तक लेता है। सो सबके अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। अगर किसी की शॉर्टलिस्टिंग नहीं आती है तो उसके लिए क्या है फिर वहाँ पे, तो थर्ड डे पे वॉक इन में आप जा सकते हो, जिसमें कोई भी शॉर्टलिस्टिंग वगैरह नहीं है, कोई भी जाके वहाँ पे दे सकता है। बट थर्ड डे पे जो क्राउड था वहाँ पे, बिकॉज एवरीवन नो इस बट 12 20 to 100 CMA क्वालिफाई हुए थे एंड बहुत सारा क्राउड दिल्ली वाले कैंपस में वहाँ पहुँचा था। अच्छा, ये तो हो गई स्केड्यूल की बात कि क्या स्केड्यूल रहता है एंड किस किस बेस पे शॉर्टलिस्टिंग होती है। एंड ऑल्सो यू नेवर नो एट कैंपस प्लेसमेंट कि क्या होने वाला है। कैंपस इज़ रियली अनप्रिडिक्टेबल, दैट्स व्हाई इट वॉज डिसअपॉइंटिंग फॉर सो मैनी स्टूडेंट्स, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर है, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे कि जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं क्लियर था पूरा CMA एंड उनको एक भी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आई थी।
सो कैंपस इज़ रियली अनप्रिडिक्टेबल। मैं आपको ये वीडियो आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, आप इसे एंड तक देखो, आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाओगे कि आपको कैसे कैंपस के लिए तैयार होना है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको कैसे अपनी पोजीशन सिक्योर करनी है इंडस्ट्री में। तो चलो आगे शुरू करते हैं। अब क्या होता है कि अब मैंने आपको कैंपस का वो बता दिया, शेड्यूल बता दिया, शॉर्टलिस्टिंग के बारे में बता दिया, इवन रिजर्वेशन भी है वहाँ पे, बिकॉज PSU में रिजर्वेशन चलता है। सो SC ST OBC इन सब के रिजर्वेशन होती है, तो उस बेसिस पे भी शॉर्टलिस्टिंग होती है, ठीक है, एंड उस बेसिस पे जॉब्स भी दी जाती हैं। तो अब आगे ये है क्राइटेरिया कि बहुत सारी कंपनी असेसमेंट टेस्ट लेती है, तो आपको असेसमेंट टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। फिर असेसमेंट टेस्ट के बाद उनका GD होता है, तो आपको GD क्लियर करना पड़ता है। फिर उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, ठीक है। किसी किसी का सिर्फ GD है एंड इंटरव्यू है, किसी किसी में डायरेक्ट इंटरव्यू है। जिन्होंने बहुत कम कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं वो लोग डायरेक्ट इंटरव्यू भी लेते हैं। सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी कि वो किस किस प्रोसेस से आपको निकालना चाहती है। बस मैंने आपको ये बता दिया है कि असेसमेंट टेस्ट भी हो सकता है आपका, GD भी हो सकता है आपका, एंड आपका पर्सनल इंटरव्यू तो होना ही होना है। पर्सनल इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्वियसली आप जाते हो तो बेसिक जो HR क्वेश्चन आते हैं वो तो आपसे पूछा ही जाएगा। उसके अलावा आपसे आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, उससे आपको ग्राइंड किया जाएगा क्वेश्चन से। अगर आपने अपना पास्ट एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, वर्किंग एक्सपीरियंस लिखा है अपने रिज्यूमे में, तो आपसे आपके वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में बातें पूछी जाएंगी, उससे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। सो अगर आपका कहीं भी वर्किंग एक्सपीरियंस है सो मेक श्योर कि आप उससे जो भी आपने वर्किंग एक्सपीरियंस वहाँ लिखा है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी तरीके से आए, तो आप उसके लिए तैयार हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टैक्सेशन में एक्सपीरियंस है, टैक्स प्रोफाइल में एक्सपीरियंस है, तो आपसे टैक्स के बारे में बहुत पूछा जाएगा। आपने वहाँ पे GST का बहुत लिखा है कि GST में ज़्यादा काम किया है, 1 भरे 3B भरे, ये सारा काम किया है, तो आपसे 1 और 3B के बारे में बहुत पूछा जाएगा। बहुत से लोग IBC में काम करके आए होते हैं, तो IBC के बारे में पूछा जाएगा। मतलब जो भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, आपने वर्क एक्सपीरियंस लिखा है, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। एंड फेवरेट सब्जेक्ट अगर आपने वहाँ बोल दिया तो उसके बारे में ही पूछा जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि आप वहाँ क्या बोल रहे हो। कोई भी चीज़ फेक नहीं करनी है, बिकॉज वो लोग बहुत स्मार्ट हैं, वो आपको 1 मिनट में पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब GDs की अगर बात करें तो GD में क्या होता है, देखो GD में वो आपको टॉपिक दे देते हैं, आपको कोई करंट जो इंडिया में सिचुएशन चल रही होगी उसके ऊपर टॉपिक दे सकते हैं। एंड हो सकता है कि आपको कोई केस स्टडी दे दी जाए, फिर बोला जाए कि अब इसके बारे में डिस्कस करिए। तो GD में आप कैसा परफॉर्म करते हो, कैसा बोलते हो, ये भी बहुत मैटर करता है। अच्छा, बहुत से लोगों का ये बहुत क्वेश्चन रहता है कि इंग्लिश मैटर करती है। वेल, अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश मैटर करती है, बस PSUs में ऐसा होता है कि वो अगर हिंदी में इनिशिएट कर लें, वैसे तो आपको कभी भी हिंदी में नहीं बात करनी है। अगर वो सामने से, चाहे PSU कोई भी कंपनी हो, वो हिंदी में बात कर रहा है तो आप एक टेक ले सकते हो, अदरवाइज अवॉइड करना कि हिंदी यूज़ ना करो। इसीलिए ये वीडियो अभी के लिए मैं बोल रही हूँ परफेक्ट टाइमिंग पे है, बिकॉज अगर अभी आपको आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है तो उस पर वर्क करो एंड थोड़ी फ्लुएंसी लाओ, आराम आराम से बोलो, क्योंकि इंग्लिश मैटर तो करती है वहाँ पे। ये तो हो गया कि शेड्यूल क्या होता है, कंपनीज किस बेस पे सिलेक्ट करती हैं, एंड कंपनीज का क्या क्राइटेरिया होता है, फिर कंपनीज का क्या प्रोसेस होता है आपको सेलेक्ट करने का। ये वीडियो है मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, तो चलो उस पर बात करते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था कैंपस में। सो मेरी शॉर्टलिस्टिंग 2 कंपनीज के साथ आई थी, तो 2 कंपनीज में मेरी शॉर्टलिस्टिंग थी। मेरे पास पहले से ही, बिकॉज मैंने जॉब हंट करना शुरू कर दी थी, आई डिडेंट रिलाई ऑन कैंपस। ये मैं अपना प्लस पॉइंट बोलूँगी। इस बात में मैं अपनी तारीफ़ करना चाहूँगी कि मैं कैंपस पे रिलाई नहीं कर रही थी, मैं कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर रही थी। मेरा जब रिज़ल्ट आया था उसके बाद से मैंने जॉब हंट करना शुरू कर दिया था, विच इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड नोट कि आपको अपने रिज़ल्ट के बाद ही जॉब हंट शुरू कर देना है, आपको कैंपस पे रिलाई नहीं करना है। फिर मैं क्यों गई थी कैंपस में, बिकॉज पहली बात तो मुझे वो 11-12 दिन का सेशन अटेंड करना था, बिकॉज मैंने उसके बारे में सुना हुआ था कि वो बहुत अच्छा होता है, मतलब आपको जाना चाहिए। एक तो मुझे वो अटेंड करना था, दूसरी चीज़ क्या पता कि मेरे को और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मैं वहाँ ग्रैब कर लेती। मैं इस सोच से गई थी कैंपस में।
अब मेरे पास 2 शॉर्ट लिस्टिंग आई थी। एक जो कि मेरी करंट जो मेरा है उससे ही मैच खा रहा था, बस मेरे को उसके लिए लोकेशन चेंज करना पड़ता, जिसके मूड में मैं बिल्कुल नहीं थी, बिकॉज मेरी प्रोफाइल जिसमें मैं अभी करेंटली वर्किंग हूँ वहाँ बहुत अच्छी है। दूसरी अच्छी थी तो मैं उसके लिए गई थी, बट फिर वहाँ जाके पता लगा कि उसकी लोकेशन ऐसी थी कि जहाँ पे मैं मूव आउट नहीं हो सकती थी। मतलब वो वैसे हर तरीके से अच्छा था, बट वहाँ की जो लोकेशन थी मैं वहाँ नहीं जा सकती थी। सो इन शॉर्ट मेरे को सिर्फ 2 शॉर्ट लिस्टिंग थी, किसी भी PSU से शॉर्ट लिस्टिंग नहीं थी, बस 2 जगह से थी। तो मैंने एक जगह का खुद से ही कैंसिल कर रखा था, दूसरी जगह का मेरे को वहाँ जाके पता लगा कि लोकेशन ऐसी है तो मैं वहाँ वैसे भी नहीं कर सकती थी। ये था मेरा एक्सपीरियंस। अगर मैं अपने हिसाब से देखूँ कैंपस को, सो फॉर मैनी स्टूडेंट इट वाज रियली पैथेटिक एंड डिसअपॉइंटिंग एज वेल, एंड फॉर अदर्स जिनकी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स लगी हैं उनकी तो बल्ले ही बल्ले हो गई है। बिकॉज भाई इतनी अच्छी अच्छी जॉब लगती है ना, अगर आपका लक अच्छा है, आपको फर्स्ट डे पे शॉर्ट लिस्टिंग आ जाए ना तो बहुत हाइयर पैकेजेस पे लेके जाते हैं PSUs वगैरह। एंड आप इस बात से बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना कि सिर्फ AIRs को ही अच्छा मिलता है, नहीं, PSUs में नॉन AIRs का भी होता है। इवन जो ट्राइडेंट विच वॉज हाइएस्ट पैकेज इन CMA हिस्ट्री, उस पर भी नॉन AIRs ही तो इस बस मैं अगर आपको जो पॉइंट बोलूँ ना वो ये है कि मुश्किल से 10-12% बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं वहाँ पे। तो उस चीज़ पे इतना डिपेंड मत हो, वहाँ जाओ, ज़रूर जाओ, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप नेटवर्किंग के लिए जाओ, आपको सीखने के लिए जाओ, बट कम्प्लीटली जॉब के लिए रिलाय होने के लिए वहाँ मत जाना। उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो अपनी रिज्यूमे बहुत अच्छी बनाना, रियल चीज़ें लिखना रिज्यूमे में, ठीक है। इंटरव्यूज़ में कुछ भी फेक नहीं करना है, एंड अपने रिजल्ट आने के बाद ही खुद को प्रिपेयर करना शुरू करो, जॉब हंट शुरू करो, एंड खुद को क्वेश्चन से मतलब पढ़ना लिखना स्टार्ट करो, अपनी ग्रूमिंग स्टार्ट करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो। ये सब सारी चीज़ें करो तो आपको हो सकता है कैंपस पे रिलाय होने की ज़रूरत ना पड़े। वन ऑफ आवर फ्रेंड जिसने PPOP सेशन के बीच में ही इंटरव्यूज़ वगैरह देना शुरू कर दिए थे, एंड PPOP सेशन ख़त्म होते होते उसके पास एक जॉब आ चुकी थी, एंड काफ़ी अच्छी जॉब, एक मतलब काफ़ी अच्छी जॉब आ चुकी थी, वो वहाँ मूव हो गया। फिर वो कैंपस में आया ही नहीं, बिकॉज उसकी वो जॉब काफ़ी अच्छी लग चुकी थी। वो क्यों आएगा कैंपस देने के लिए जब उसको शॉर्ट लिस्टिंग किसी ऐसी कंपनी से नहीं आई थी कि उसे आना पड़े, यहाँ पे मूव आउट होना पड़े। सो बस यही मेरा एक्सपीरियंस था। ये वीडियो आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं थी, बस आपको समझाने के लिए थी और ये बताने के लिए थी, बिकॉज आप पूछ रहे थे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कहाँ वहाँ जॉब मिली या नहीं मिली। तो भाई मेरी कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जॉब नहीं थी, मेरी खुद से ऑफ कैंपस जॉब है, अभी भी है, मतलब मैं कर रही हूँ। एंड बस ये बताने के लिए थी कि आपको क्या क्या गलतियाँ वहाँ जाके नहीं करनी है, कम्प्लीटली उस पर रिलाय नहीं रहना है। जॉब सबकी लगती है, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कैंपस में अगर आपको जॉब नहीं मिली तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब तो सबकी लगती है। बट ये जो एक हाइप बना दी है ना टीचर्स ने, अब मैं सॉरी टू से बट हाइप तो बनाई हुई है कि 26 लाख के पैकेजेस, 18 लाख के पैकेजेस, 20 के पैकेजेस, सबके नहीं लगते हैं। एंड फिर जब आपको 6-7 लाख के 8 लाख के पैकेजेस मिलते हैं ना तो ऐसा लगता है अरे इतने कम पे जाएंगे हम। बच्चों का रियली ये रिएक्शन रहता है, बट आप ये नहीं सोच रहे हो कि ये भी पैकेजेस बुरे नहीं है, ये बहुत अच्छे पैकेजेस है। ये जो 26 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 16 लाख जो भी है ये मिल रहे हैं ना, मतलब 15 लाख, 16 लाख, ठीक है, ये जो पैकेजेस मिल रहे हैं ना ये मुश्किल से 15-20 बच्चों के थे। अब तुम लक कह लो, कुछ भी कह लो, अब तुम ये बोलो उन बच्चों में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नहीं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, ठीक है। कहीं कहीं आपसे वो डिजर्विंग नहीं थे, वो बिल्कुल डिजर्विंग थे, डिजर्विंग आप भी हो, ठीक है। बट ये नहीं है कि कुछ अलग से आपको, बहुत से बच्चे पूछते ना अरे आपने ऐसा क्या किया कि आपको इतने का पैकेज मिला, किसी से पूछे 36 लाख वाले से, भाई कुछ अलग नहीं किया है, सब कुछ डिपेंड करता है, किस्मत पे भी डिपेंड करता है। अब लक को कहाँ लेके जाओगे, आ गई शॉर्ट लिस्टिंग, वहाँ अच्छा हुआ, वहाँ उनको वो पसंद आया, उनके कंपनीज के क्राइटेरियाज के साथ वो मैच हो गया, वरना फर्स्ट अटेम्प्ट वालों में क्या कमी है, AIRs में क्या कमी है, तब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम
तो अपने आप को डिमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, अगर आपने फाइनल दिया है, आपको लग रहा है आपका क्लियर होगा, सो अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, अपने स्किल्स पे ध्यान दो, कुछ कोर्सेज वगैरह करो, अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट्स लो एंड बी प्रिपेयर फॉर दैट। So it's never about perfection, it's just about how well you prepared and अगर opportunity है so उसको grab करना है। So that's it for this video। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। So till the next video, bye।